नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए नासिरा शर्मा जी की लिखी कहानी इंसानी नस्ल। खिड़की से घुसती गर्म हवा अपने साथ पत्तियां तिनके और सूखी बेकार की चीजें उड़ाकर ला रही थी। ट्रेन लू के थपेड़ों को चीरती आगे बढ़ रही थी। गर्मी इस गजब की थी कि खिड़की बंद करना मुश्किल था। प्यास से गला और होठ खुश्क हो रहे थे। गर्म पानी का घूंट भर नवाब ने अपना गला तर किया और रुमाल से अपने चेहरे पर जमी धूल की परत को पोंछा। उसका जहन भटक रहा था। माँ की बीमारी का तार उसे कल मिला था। तब से अब तक उसके गले से खाने का एक कौर भी नीचे नहीं उतरा था। भूख तो मुझे भी नहीं है, मगर सोचती हूँ जबरदस्ती ही सही हमें कुछ खा लेना चाहिए, वरना खुद की तबीयत खराब हो गई तो माँ की सेवा भी भली प्रकार नहीं कर पाऊंगी। सविता ने मुंह पोंछ माथे की बिंदिया ठीक करते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जरूर कुछ खा लो, कहकर नवाब ने टिफिन की बास्केट उठाई और पत्नी की तरफ प्यार से देखा। आपके बिना मैंने कभी कुछ खाया है? सविता हंस पड़ी। उसके इस भोलेपन से नवाब हमेशा हथियार डाल देता, तो इस समय भी वही हुआ। वह मुस्कुराकर हाथ धोने लगा और सविता ने चारखाने की नैपकिन पर खाना लगा दिया। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। हंसी, प्यार और खाने के स्वाद ने माँ की बीमारी की चिंता भुला दी। जैनब को बुखार में तपते हुए आज 15वां दिन था। छोटी बहू के आसरे एक कोने में पड़ी जरा जरा सी बात को तरसती थी। वह कोई मजबूर औरत नहीं थी, मगर इस बीमारी ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। वरना वह तो सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में टहलती, सबकी खैर खबर लेती रहती थी। इनके इसी दोस्ताना बर्ताव के कारण उनकी दवा, फल और ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुंच जाती थी। मगर हर समय तो कोई खड़ा नहीं रह सकता था। सबके घर द्वार थे, फिर घर में बहू और बेटे के रहते सबको इस बात का गुमान भी न होता था कि जैनब की दवा का टाइम गुजर जाता है और वह पानी मांगती पड़ी रहती हैं। बहू नसरीन अपने कमरे में या फिर बच्चों में बुरी तरह उलझी होती। वह कभी शिकायत न करती। घर की बातें लोगों के मुंह पर चढ़ें या उन्हें पसंद न था। दरवाजे की घंटी बजी, एक बार दो बार, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। नसरीन बच्चों और मियाँ को भेज अभी अभी नहाने गई थी। जैनब कराहती हुई उठी और दरवाजे तक पहुंच बेदम हो उठी। बिना पूछे उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों हक्के बक्के रह गए। माँ बेटे बहू को देख और नवाब व सविता माँ को सामने खड़ा देख। नवाब ने आगे बढ़कर माँ को सहारा दिया और सविता ने उनके पैर छू सामान अंदर ला दरवाज़ा बंद किया। माँ बदहवास सी बिस्तर पर लेट गई। नवाब ने पानी दिया। सविता पलंग के पायताने आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर भय की हल्की परत थी। माँ की आंखों में सवाल सा झांकता देख नवाब ने धीरे से कहा, पन्ना चाचा का तार मिला था। सुनकर माँ ने आंखें बंद कर ली। सविता ने बढ़ते भय के बावजूद धीरे धीरे सास के पैर दबाना शुरू कर दिया। तभी नसरीन भीगे बाल झटकती आंगन में आई। कमरे में किसी को बैठा देख वह चौंकी। दिमाग में शक उभरा कि दरवाज़ा किसने खोला। कहीं मैं ही दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी क्या? आगे बढ़कर बोली, कौन? मैं हूँ नवाब। भाई साहब, आदाब। कब आए? बस अभी पहुंचा हूँ, नवाब ने धीरे से कहा। नसरीन ने सविता को देखा और हल्के से मुस्कुराई, जिससे सविता को हौसला मिला। वह भी मुस्कुराई हुई बावर्ची खाने में नसरीन के पीछे पीछे गई। सामान बिखरा पड़ा था। सविता का मन चाहा कि बिखरी रसोई समेट दे, मगर अंदर की झिझक तोड़ नहीं पाई। नसरीन ने चाय बनाकर बिस्किट की प्लेट रखी और उसी तरह मुस्कुराती सविता को देखती बाहर निकली। सविता फिर उसके पीछे चल पड़ी। बुखार कब से आ रहा है अम्मा? हो गए होंगे कोई 8-10 दिन। डॉक्टर ने क्या बताया? यहाँ का डॉक्टर मुआ क्या बताता है, बस दवा थमा देता है। मैं तो हकीम की दवा से हमेशा ठीक हुई हूँ, मगर नसरीन और जावेद की जिद थी कि डॉक्टर अच्छा है। मिश्रा जी के बेटे की शादी में क्यों नहीं आए? लिख कर भी खूब इंतजार कराया। नसरीन ने प्याली थमाई, चेहरे पर कटाक्ष उभरा। बस इतना कह बेटे ने माँ को ताका। जैनब के चेहरे पर कई साए आकर गुजर गए। शादी बहुत शानदार हुई, सब आपको पूछ रहे थे। नसरीन इतना कहकर कमरे से निकल गई। मैं डर रही थी कि कहीं
जैनब ने सफाई दी। कैसी बात कर रही हैं अम्मा, जो गुजर गया सो गुजर गया। कमरे में खामोशी छा गई। नवाब किसी गहरी सोच में डूब गया। माँ ने कमजोरी के कारण आंखें बंद कर ली। खाली प्याली रखते हुए नवाब ने सविता से नहाने को कहा और खुद ऊपर छत पर चला गया। मिश्रा जी का आंगन उसी तरह लिपा पुता था और नीम के पेड़ के नीचे भैंस की नांद रखी थी। चबूतरे पर 2-4 खटोले पड़े थे। जावेद, नवाब और दिलशाद 3 भाई हैं, जिसमें से दिलशाद को मिश्रा जी ने गोद लिया। उसका रहना सहना सब वहीं था। उसी की शादी थी। नवाब चाहता था मगर माँ ने मना कर दिया कि सारी बिरादरी जमा होगी, इस मौके पर आना ठीक नहीं है। सुनकर नवाब ने गुस्से में कसम खाई कि वह कभी घर नहीं आएगा। आखिर यह भी कोई बात हुई कि अपनी दोस्ती में मझला लड़का मिश्रा जी को गोद दे दे और वह जब सविता से शादी कर ले तो उसे बिरादरी का डर दिखाया जाए। माँ की बीमारी ने गुस्सा काफुर बनाकर उड़ा दिया और वह सविता को लेकर गांव चला आया। वह अकेले भी आ सकता था मगर वह जानबूझकर सविता को लाया है ताकि माँ सारी बिरादरी के सामने उसे स्वीकार करे या फिर दिलशाद को बहू समेत अपने घर वापस बुलाएं। सविता ने नहाते नहाते जो नल बंद किया तो नसरीन की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों से टकराई। सहमकर उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर निकली। जैनब और नसरीन की बातचीत उसके कानों से साफ साफ टकराई। मुझसे जिसकी चाहे कसम ले लो जो मैंने इन दोनों को बुलाया हो। बस बस रहने दीजिए, मैं तो कुछ करती धरती नहीं हूँ। दिलशाद की बेगम साहिबा रजिया सुल्तान जो ठहरी, वह तो सारा वक्त मिश्रा जी के घर काटती हैं। धीरे बोलो बहू, पड़ोस का मामला है। असली मामला तो मेरे बच्चों का है। कहाँ होगी इनकी शादी? सविता को अलगनी पर साड़ी फैलाते देख नसरीन ने आवाज तेज कर दी। थके हारे सफर से आए हैं, उनको नाश्ता पानी दो। मैं बीमार हूं, वरना क्या, जैसे मैं कुछ करती नहीं हूं। रिजया जो नहला जाती है तो समझती हैं कि उसका बड़ा एहसान है। नसरीन बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। तुम्हारे भरोसे बैठती बहू तो जाने कब मुझ पर घास उगाती, यह तो बस मेरा दिल जानता है। जैनब की आंखें भर आईं। सविता ने आंगन से और नवाब ने सीढ़ी उतरते हुए सारी बातें सुन ली। तख्त पर नाश्ता लग चुका था। आलू की सब्जी में शायद नसरीन ने मुट्ठी भर नमक डाल दिया था। सविता सिर झुकाए उसे निगलती गई। इससे बुरा स्वागत उसके घर में नवाब का हुआ था। कोई भी बुरा शब्द बचा नहीं था जो नवाब को कहा न गया हो, मगर दोनों ने तय कर रखा था कि वे पलटकर किसी का अपमान नहीं करेंगे। नवाब शादी से पहले जैनब के पास आया था मगर वह गांव के घर से ब्याह करने पर राजी न हुई। मजबूर हो दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। जमाना बदल गया है, प्यार मोहब्बत सब कुछ जायज़ है। तो भी दिल्ली हो सका तो मैं खुद आ जाऊंगी। जैनब तो नहीं जा सकी थी मगर मिश्रा जी बड़े तायाबन कन्यादान जैसा कुछ कराए थे। नवाब माँ से खूब लड़ा था। सब कुछ सुनकर माँ ने सिर्फ इतना कहा था कि भैया दूसरे मजहब वालों से दोस्ती हो सकती है मगर नस्ल नहीं चल सकती। अपनी कोख से अपना बच्चा पैदा किया जा सकता है, पराया नहीं। पराया बच्चा इंसान की नस्ल का नहीं होता है क्या? होता है, मगर दीन, मजहब, कानून, रीति रिवाज का भी तो कुछ ख्याल करो। ये सब कानून अम्मा इंसान के बनाए हुए हैं, इंसान ही इन्हें बदल सकता है। बदलो जो बूता है तो बदलो, मगर पराई लड़की को दरबदर मत करना। बदलूंगा, जरूर बदलूंगा, बदल कर दिखा दूंगा। सविता और नवाब के विवाह को कई साल गुजर गए मगर आज फिर वही तनाव चंदोवा तान कर खड़ा है। अम्मा की शक्ल में न सही तो नसरीन की आवाज में। सविता के मन का डर कहीं भाग गया। उसने बड़े विश्वास से जूठे बर्तन उठाए और रसोई में जाकर रख। फिर नवाब से कुछ कहा। नवाब डॉक्टर को बुलाने चला गया। सविता ने सास का कमरा साफ किया, चादर बदली, भीगे तौलिए से उनका बदन पोंछा। नसरीन यह सब देखकर मन ही मन झुलस रही थी। डॉक्टर को आया देख उसके गुस्से का बांध टूट गया। तेजी से चलती हुई कमरे में गई और आवाज दबाकर बोली, बड़ा बेटा आ गया है तो छोटे की क्या फिक्र। सारी कमाई बीमारी पर लुटा दी, मगर खुदा करे मेरा बेटा इतना कमाए कि अपनी माँ का नाम भूल जाए, फिर तुमसे कभी पूछे कुछ याद है हमारी अम्मा का नाम क्या था? क्या हुआ जैनब बहन? डॉक्टर वर्मा कमरे में दाखिल होते हुए बोले, बुखार है जो टूटता ही नहीं, आज कोई 15 दिन हो गए हैं। इलाज किसका चल रहा है, नुस्खा दें। हाल बताकर यह दवा अस्पताल से ले आते हैं।
इतना कहकर नसरीन कमरे से बाहर निकल गई। सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, क्या कहा जाए। डॉक्टर वर्मा ने नब्ज देखी, आंख, जबान और सीने पर आला लगाकर देखा, फिर कुछ दवाएं लिख दी। मिश्रा जी और अयूब दोनों पड़ोसी थे। मिश्रा के घर औलाद न थी और अयूब के घर 3 लड़के तथा 3 लड़कियों की खेती तैयार थी। दिलशाद अपने सभी भाइयों से अलग था। मारपीट करना, पढ़ाई में दिल न लगाना और सारी दोपहर लंगूर की तरह इस पेड़ से उस पेड़ पर उचकना। अयूब को जिस दिन गुस्सा चढ़ जाता उस दिन दिलशाद की कमर और पीठ बेत की मार से जख्मी हो जाते। घर से निकालते तो वह मिश्रा जी के घर के सामने पीपल के चबूतरे पर जाकर बैठ जाता और रात को मिश्रा उसे प्यार से घर में ले आते, हल्दी चूना लगवाते, खाना खिलाते, फिर घर पहुंचा जाते। धीरे धीरे संबंध बदलने लगा। दिलशाद लंबा चौड़ा जवान बन गया, अयूब का कद छोटा पड़ गया। दूसरे मिश्राइन ने पिछवाड़े की अमराई की तरफ वाला कमरा दिलशाद को दे दिया। दिलशाद के घर से चले जाने से दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली और जैनब ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि रोज रोज की मारधाड़ से बच्चे की जान छूटी। उधर देसी घी में चुपड़ी रोटी और सब्जी जिस प्यार से मिश्राइन खिलाती थी, उससे एक सहज वात्सल्य उभरा और कुछ वर्षों बाद लोग अयूब के 2 लड़कों की गिनती करते थे और दिलशाद को मिश्रा का बेटा कहते। नए लोग जब यह सब सुनते तो उलझकर रह जाते थे। उनको रिश्तों का कोई सिर पैर समझ में नहीं आता था। रात को जब तीनों भाई मिले तो उनकी आंखें बचपन की यादों से चमक उठी। दिलशाद ने शादी में न आने का शिकवा करते हुए रिजिया को मिलवाया। नई बहू सविता पहली बार ससुराल आई थी। जैनब बिस्तर से लगी थी, सो मिश्राइन ने रात के भोजन पर बुला साड़ी, जेवर और सिंदूर की डिबिया दी। गई रात तक हंसी मजाक चलता रहा। सविता दिल्ली की लड़की थी, शहर में पली बढ़ी थी। उसके लिए तो यह गांव अजूबा था, ऊपर से रख रखाव अजीब। अपने माँ बाप को ले आना अगली आम की फसल पर। मिश्राइन ने सविता के गाल पर हाथ फेरा। हमारे अम्मा बाबा को इस प्यार से कभी न बुलाया। नसरीन ने आंखें मटकाई। उनके घर अम्मा प्यार से आम के टोकरे जो भेजती हैं। रिजिया ने हंसते हुए कहा। 2 हफ्ते पलक झपकते गुजर गए। जैनब भी सही इलाज पाते ही पनप गई और उनका चलना फिरना पहले की तरह होने लगा। सविता को अपनी ससुराल और मिश्रा ताया का घर बड़ा भाया। हर बात में अपनापन था, किसी भी तरह का तनाव न था। ऐसी कोई कठिनाई न थी जो हल न हो पाती, ऐसी कोई उलझन न थी जो सुलझ न पाती। रात को सविता जब छत पर सोने को गई तो नवाब से बोली, मैं तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगी हूं। एकाएक यह बारिश कैसे? तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा मतलब नसरीन से है? मजाक छोड़ो, सच कह रही हूं। अब तो मैं हर लंबी छुट्टी यहीं गुजारने आऊंगी। और बच्चे, वे राजी हो जाएंगे? बिल्कुल, देखना उन्हें कितना मजा आएगा। दोनों की हंसी हवा में तैर गई। उनके सपने में इंसानी नस्ल का एक बच्चा रोज रात को खिलखिलाता है। मगर महीनों गुजर जाने के बाद उनका सपना सिर्फ सपना रह गया। इस समय भी वे अपनी सांझी संस्कृति की दहलीज पर सपना सजोए खड़े थे। तभी उन्हें दूर से शोर जैसा सुनाई पड़ा। नवाब, नीचे उतरो। नीचे से किसी ने पुकारा। क्या बात है? दोनों चकित से नीचे उतरे। सामान बांधो, जीप खड़ी है। और दिलशाद जावेद मोहल्ले के दूसरे लड़कों के साथ खड़े थे। मगर क्यों? आखिर हुआ क्या है? नवाब ने परेशान होकर पूछा। सवाल जवाब बाद में, रास्ता लंबा है। रिजिया और नसरीन ने उनका सामान बांध दिया था, जिसको जावेद जीप में रख रहा था। जैनब ने सविता की बलाएं ली, बेटे का माथा चूमा और फुसफुसाकर कहा, मैं दिल्ली मिलने आऊंगी। मगर अम्मा, इस तरह से कोई बताता क्यों नहीं? तंग आकर नवाब ऊंची आवाज में बोला, पास के गांव में बहने की लड़की को कोई चिकवे का लड़का उठा ले गया है। शादी करके कई माह बाद आज दुल्हन के साथ वह घर लौटा था। लड़की की मां को पता चला तो वह बेटी को घसीट ले गई और अब लड़के की हत्या के लिए उसे ढूंढा जा रहा है। हालात तनाव भरे हैं। दिलशाद का दोस्त बोला। यार, मेरा उनसे क्या लेना देना? फिर मैं कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में हमारी शादी हुई है। अजीब बदतमीजी है। नवाब अपमान से भर उठा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी रक्षा हमारा धर्म है भाई। सबको पता है तुम सविता भाभी के साथ आए हुए हो और हमें कुछ आशंका सी है। घर में सब ठीक है, किसकी हिम्मत पड़ेगी भला इधर आने की? नवाब आक्रोश से बोला। मगर घर से बाहर के हालात ठीक नहीं हैं। तुम नहीं जानते,
ये भोले भाले गांव पहले जैसे नहीं रह गए हैं। टूटा सा नवाब सविता के संग जीप में बैठ गया, रात की चादर को चीरते हुए। जीप आगे बढ़ रही थी और नवाब सोच रहा था कि ऐसे हालात में नई इंसानी नस्ल के बच्चे को पैदा करना क्या ज़रूरी है। हो गया तो उसे हम क्या देंगे, सांझी संस्कृति या बटा हुआ हिंदुस्तान। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी कहानी इंसानी नस्ल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।